नमस्कार मित्रों, मैं आपका कवि मित्र मोहन शास्त्री और आज अवसर मिला है आदरणीय सत्येंद्र सौरभ जी से मिलने का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है विचार मंथन पेज और कवि मोहन शास्त्री यूट्यूब चैनल पर। और सर से वैसे तो बहुत सारे लोग परिचित हैं, लेकिन सर मन इसलिए भी हुआ कि एक तो आप अपने क्षेत्र के शिक्षा जगत के एक महनीय व्यक्तित्व हैं, दूसरा आप एक ऐसी इकाई से जुड़े हुए हैं स्वदेशी जागरण मंच, विशेष रूप से उसके बारे में बात करेंगे। सर, थोड़ा सा अपने बारे में हमारे श्रोताओं को परिचय दें। और वैसे परिचय की आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कहाँ जन्म हुआ और कैसे कैसे औपचारिक रूप से मैं अपना परिचय करा दूं। जी जी जी। मेरा नाम सत्येंद्र सौरभ जी और मैं मूल रूप से बंचारी गांव का रहने वाला हूं जी। और वहीं पर मेरी शिक्षा दीक्षा हुई 10वीं तक। उसके बाद एसडी कॉलेज पलवल में मेरी पढ़ाई हुई जी। उसके बाद मैं मथुरा एमएससी करने गया जी। तो वहां पर मैंने ब्रजभूमि में रह करके बहुत कुछ सीखा और वहीं मैं समाज सेवा से जुड़ा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम के जो विद्यार्थी संगठन से जुड़ा। विद्यार्थी संगठन, हाँ जी। मैं एबीवीपी में वहां बहुत सक्रिय रहा। मैंने वहां से जुड़ने के बाद फिर जब हरियाणा में आया, गवर्नमेंट जॉब में आया, तो उसके बाद भी मैं सामाजिक काम करता रहा। हरियाणा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 4 बार मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा जी। उसके बाद मैं स्वदेशी जागरण मंच में मेरी औपचारिक जिम्मेदारी आई। मैं विभाग संयोजक से लेकर प्रांत संयोजक और आज के समय उत्तर क्षेत्र सह संयोजक का दायित्व मेरे ऊपर है। तो मैंने इस तरह अपनी सामाजिक यात्रा की। तो बचपन कैसा था सर? हाँ, बचपन मेरा देखो, बचपन याद करते ही एकदम हम बचपन में वहीं पहुंच जाते हैं। अभी 55 क्रॉस किया है, वहां बचपन में पहुंचा रहे हैं आप। तो बचपन में थोड़ा शरारती टाइप का मैं था। अच्छा। हाँ, वैसे तो बाहर से मुझे लोग समझते थे बड़ा सीधा साधा सा है, पर अंदर से मैं शरारत कर जाता था। है तो कई बार मेरे अध्यापकों को भी पता नहीं लगता था कि शरारत किसने करी है। लेकिन हाँ, पर मैं समाज सेवा से बचपन से ही जुड़ गया था। घर में आर्य समाज के संस्कार थे। अच्छा। तो आर्य समाज से जुड़ा। फिर गांव में बड़े युवाओं की जो एक युवा मोर्चा एक बना था जी। उस समय जब ये आपातकाल लगा था, तो उसके बाद युवाओं में एक जोश था। तो उस आपातकाल के समय जो बड़े बड़े लोग थे, जो हमसे काफी बड़े थे, उनके साथ में उनकी मीटिंगों में जाता था। अच्छा। मैं सबसे छोटा सदस्य होता था जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता था। तब से सेवा के बीज वहीं से पड़े, वहीं से मुझे देश सेवा के बीजारोपण। आज अपने कुछ मित्रों को याद करते हैं। वैसे आज तो फोन है हाथ में, 2 मिनट में बातें हो जाती हैं, लेकिन कुछ अपने मित्रों के नाम लेना चाहेंगे जो विशेष रूप से साथ रहे उस टाइम पर? देखिए, मेरे साथ बहुत सारे मित्र रहे अलग अलग पड़ाव पर, और मैं विशेष रूप से गांव में से जुड़े हुए। हाँ, गांव में एक लाखाराम एडवोकेट हैं, उन्होंने मेरे साथ काफी समय बिताया और समाज सेवा भी की। अशोक कुमार निराला हैं जो अग्रवाल कॉलेज में प्रोफेसर हैं अभी भी। अच्छा अच्छा। हाँ, ऐसे रविंदर कुमार जी हैं, सुमेर सिंह जी हैं। तो ये 4-5 की टोली तो हमारी बहुत ही अच्छी थी। हमने गांव में भी बहुत अच्छा ग्रुप बनाया हुआ था। तो बहुत सारी हम कार्यक्रम करते थे, युवाओं में चेतना के कार्यक्रम करते थे। आज भी जाना होता है? आज भी लगातार जाना होता है और सबसे मिलना जुलना रहता है। सर, मैं ये पूछना चाहूंगा कि शिक्षा जगत में एक विशेष योगदान आपका विद्यालय के प्रिंसिपल के रूप में माना जाता है जी। तो अपने विद्यालय के बारे में थोड़ा सा वहां के बारे में बताएं कि वे किस तरह का वहां एडमिनिस्ट्रेशन रहा और कैसा अनुभव रहा। जी। देखिए, मेरा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स रहा है। जी जी। तो मैथमेटिक्स के टीचर को कभी भी कुर्सी नहीं मिलती यदि वो ईमानदारी से पढ़ाए तो मैंने वही काम किया था, ईमानदारी से पढ़ाया। हमेशा मेरे दोनों हाथ यहाँ तक चौक में सन जाते थे जब मैं पढ़ाकर बाहर निकलता था। फिर मैं हाथ धोता था अच्छे से, कोहनी तक तो कम से कम धोता ही था। तो इस तरह मैंने खूब मेहनत की।
परंतु परिणाम मेरे परिश्रम के इच्छा के अनुकूल अनुसार नहीं आए। जी। तो वो मन में एक टीस रहती थी। जब मैं कॉपी कभी घर ला करके जांचता था, बच्चों को कहता था बेटा टोटल करना, तो फिर वो टोटल करते थे तो उनको कहते थे पापा कैसे बच्चे हैं ये पिताजी, तो 50 में से 10 नंबर आ रहे हैं, 12 नंबर आ रहे हैं। फिर मैं कहता था इनको साइड में रख दो, मैं अपने आप करूंगा टोटल। तो मैं अपने आप ही सब करता था। फिर मन में एक रहता था यार मैं जिस काम से इच्छा शक्ति से काम कर रहा हूं उसका परिणाम उतना नहीं मिल रहा है, और मेरा घर उस वेतन से चल रहा है, तो उसके साथ और ज्यादा न्याय कैसे हो उसके लिए मैं चिंतित रहता था जी। जब 2017 में मैं प्रिंसिपल बन करके और मुझे सेक्टर 55 का नया स्कूल मिला। लोग कहते थे भाई नया स्कूल है इसमें तो बहुत चुनौतियां हैं। मैंने कहा मुझे चुनौतियां ही तो चाहिए, जहां चुनौतियां होंगी वहां अवसर भी होंगे। जी। तो मैं अपने ढंग से उसको स्थापित करूंगा, नया स्कूल है एकदम। तो हमने अपने ढंग से उसको स्थापित किया, अपने ढंग से उसकी कल्चर, वर्क कल्चर पैदा की, कार्य संस्कृति जिसको कहते हैं। अपने साथियों के अंदर वो भावना भरी जो अब मेरे अंदर थी। भाई इस विद्यालय को पहले दिन ही कहा कि इस विद्यालय को हरियाणा का प्रथम क्रमांक का हमें विद्यालय बनाना है अगले 1-2 साल के अंदर। बिल्कुल। और और बच्चों को भी कहा कि आप प्राउड फील करोगे कि आप इसके फाउंडर स्टूडेंट हो। जब 40 बच्चे मेरे सामने थे जी। फिर उस साल हमारे 104 बच्चे हमने एडमिट कर पाए उस समय जी। 104 बच्चों पर हमने मेहनत की। और अगले वर्ष जैसे ही हमने एक छोटा सा नोटिस निकाला कि भाई इसमें जो भी प्रवेश चाहते हैं वो फॉर्म भरें अपना। अच्छा। तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि अगले दिन इतनी लाइनें लग गई फॉर्म लेने वालों की। जी। और जब हमने प्रवेश परीक्षा आयोजित की तो 4,500 के लगभग विद्यार्थी और उनके साथ उतने ही अभिभावक। हमें उनको संभालना भारी पड़ गया, पुलिस बुलानी पड़ी, जैसे तैसे उनको मैनेज किया। अच्छा। हाँ, हमें अंदाजा नहीं था उसका, पहला अनुभव था। तो ऐसा अद्भुत प्रतिसाद हमें मिला उस परिश्रम का। मतलब ये है सर कि लोग कहते हैं ना भी सरकारी स्कूलों में कुछ नहीं हो सकता, तो अगर आदमी ठान ले, और देखिए सरकार आज कहे या पहले से भी सरकार हमेशा बहुत कुछ देती है, तो अगर व्यक्ति ठान ले और सब मिलकर के काम करे तो ऐसा भी होता है। शास्त्री जी आपने बिल्कुल आपने एक कहावत भी सुनी होगी जी। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बहुत अच्छे। तो हमने वो तबीयत से पत्थर उछाला तो आसमां में छेद करने जैसा काम कर दिया। पूरे देश भर में उदाहरण हो गया कि यार 8-10 हजार बच्चे एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए सरकारी विद्यालय में आते हैं। जी जी जी। तो वो बिल्कुल हम कर पाए। हमने भी सुना है सब कुछ, और सौभाग्य से मैं 1-2 बार गया भी हूँ आपके वहाँ जी। तो वो माहौल और किसी भी तरह से कोई भी ऐसा लगा नहीं भाई हम कहीं भी प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन में कहीं भी पीछे हैं, और बच्चे वेल अपना सब कुछ पढ़ रहे हैं। तो आगे का क्या, इस तरह से फिर आगे क्या कठिनाइयां कोई आई या स्मूथ चला सब कुछ? शास्त्री जी समाज में ना कठिनाइयां बहुत आती हैं, लेकिन कठिनाइयों से विचलित नहीं होना चाहिए। आरोप भी लगते हैं बहुत सारे। बिल्कुल बिल्कुल। जिनका एडमिशन नहीं होगा वो आरोप भी लगाएंगे कि यहाँ तो पैसे से होता है, सिफारिश से होता है। जी जी। लेकिन जिनका एडमिशन होता है वास्तव में उनसे पूछो कि क्या आप कोई बड़े घर के आदमी हो, क्या आपकी कोई बड़ी सिफारिश है, क्या आपने कहीं कोई पैसा 1 रुपया भी दिया है, तो पता लग जाता है। तो समाज में इतनी अच्छी इमेज हमारे उस विद्यालय की है कि भाई यहाँ पर ईमानदारी से होते हैं। यहाँ पर नेताओं की भी नहीं चलती, सबसे बढ़िया बात यह है। और देखो नेता किसी भी पार्टी का हो, उसे वोट चाहिए। बिल्कुल। वो उसके पास कोई आएगा तो वो कहेगा कि भाई फोन करो, फोन मिलाओ प्रिंसिपल को, इस बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन हमने बड़ी विनम्रता से उनसे निवेदन किया कि एक विद्यालय सरकारी है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे तो आपके इलाके का ही नाम होगा, आपकी सरकार का ही नाम होगा। बिल्कुल। उन्होंने वास्तव में समझा उस बात को और पूरा सहयोग दिया। जी जी। और हम बिना सिफारिश के उसमें एडमिशन करते थे, तो उसमें बड़ा आनंद आया। और काम करने में चुनौती, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मैं इसको चुनौती नहीं मानता। विशेष विद्यालय के रूप में स्वीकार किया गया, शायद क्या नाम दिया गया? मॉडल संस्कृति स्कूल। हाँ, मॉडल संस्कृति स्कूल नाम दिया गया। तो इसको ही हमने इतने नाम को ही हमने इतना कैश कर लिया कि उसका एक अलग से हमने ऑरा बना दिया, और पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश भर में एक उदाहरण खड़ा हो गया। निश्चित रूप से ये एक अनुकरणीय प्रयास आदरणीय सत्येंद्र सौरव जी और उनकी टीम का रहा, और आज भी वहां उसी तरह से क्रियाविधि चल रही है। वैसे मन करता होगा जाने का भी?
बिल्कुल मेरा मन करता है, मेरा मन वहां, क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद हाँ वहाँ एक एक पौधे से, एक एक हाँ, कीट से वो- वहां परिचित हूं मैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर एक चीज को अपने हाथ से मैंने बहुत कुछ किया है वहां पर। तो सभी वहाँ स्टाफ भी बहुत अच्छा है, आज भी मुझे बुलाता है, जी, कोई जी। भी समस्या होती है तो मुझे याद करते हैं, नहीं, बिल्कुल। और मैं उनका उतना ही सहयोग करता हूँ। नहीं, ये जरूरी भी है, क्योंकि अगली पीढ़ी तभी तो संभालेगी जब आप जैसे बड़े लोग जाकर के उनको सहारा देंगे। तो ये सर एक पक्ष हो गया। अब मैं दूसरे पक्ष की तरफ चलूं, स्वदेशी जागरण मंच, जी ये क्या है और इसकी जो अवधारणा है वो कहाँ से पैदा हुई, कब इसका हम कहें कि भी एक तरह से जन्म हुआ, कौन इसके संयोजक थे जिन्होंने इस सोच को आगे बढ़ाया? जी देखिए शास्त्री जी, स्व की भावना तो हमारे समाज में बहुत पहले से ही रही है, और मैं ये भी कह सकता हूँ हर एक में होनी भी चाहिए, हर समाज में होनी चाहिए। भगवान राम का भी आपको पता है कि जब लक्ष्मण जी की इच्छा करने लगी कि हम सोने की लंका है, यहाँ पर हम शासन करें, यहीं रहें, जी जी, तो भी उन्होंने कहा था अपी स्वर्णमयी लंका लंका नम रोजते लक्ष्मण, जन्मी जन्मभूमि स्वर्गादपि। जी। तो जन्मी जन्मभूमि स्व का भाव तो वो उन्होंने वहां पर किया। तो ऐसे भगवान कृष्ण के कितने किस्से होंगे, तो उससे चलते चलते हम कहीं भी आ जाएं, आचार्य चाणक्य की बात करें, सभी ने स्व के भाव से अपने देश में सेवा की और स्व के भाव से ही आगे बढ़े। जी आजादी के आंदोलन में जो ताकत मिली जी, वो भी स्वदेशी से ही मिली। आज गणेश चतुर्थी का अवसर है जी, गणेश चतुर्थी भी ये बाल गंगाधर तिलक जी ने शुरू की। जी, उनको लगा कि समाज को इकट्ठा करने का एक अच्छा माध्यम है, घर घर में गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, जी। इसके बजाय हम एक बड़ा पंडाल बनाएं, वहां पर सब लोगों को आमंत्रित करें, क्योंकि अंग्रेजों ने सभाएं करने पर रोक लगा रखी थी। तो इसके माध्यम से लोग आएंगे और हम स्वतंत्रता की और आजादी की बात करेंगे। और वो आज एक बहुत बड़ा पूरे देश में एक अच्छा सिंबल बन गया राष्ट्रभक्ति का। आज ये अवसर है, आज आप गणेश चतुर्थी के अवसर पर मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा सौभाग्य है हमारा। 1893 में ये शुरू किया था, और 1893 में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था, जिसमें अपने देश की पताका लहराई थी पूरे विश्व पटल पर। जी जी, ये एहसास कराया था कि भारत की सभ्यता संस्कृति कितनी उच्च है, कितने ऊंचे प्रतिमान इस संस्कृति के हैं। इसके संस्थापक अपने स्वदेशी जागरण मंच के, स्वदेशी जागरण मंच श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने आरंभ किया। जी उनको लगा कि भाई अपने देश की नीतियां कभी तो वामपंथ के आधार पर हो जाती हैं, जी, कभी पूंजीवाद पर आधारित हो जाती हैं। हमारी अपनी आवश्यकताओं के आधार पर कब होंगी? हमारे देश की इतनी उच्च परंपरा रही है, इतनी आर्थिक अच्छी हमारी व्यवस्था रही है, समृद्ध रहे हैं हम। 35% की जीडीपी हमने लगभग 1500 वर्षों तक दी। जी, जो मिलेनियम पर्सपेक्टिव नाम की पुस्तक लिखी गई है, 60-70 शास्त्रियों ने लिखी है वैश्विक स्तर पर, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि भारत ने 35% तक जीडीपी का योगदान विश्व में रहा है, उत्पादन में रहा है। जी, तो इतनी उच्च व्यवस्था हमारी रही है, और हम भाग रहे हैं कभी रूस के पीछे, कभी अमेरिका के पीछे, उनकी कभी साम्यवाद, कभी पूंजीवाद। तो दत्तोपंत ठेंगड़ी ने कहा कि नहीं चाहिए हमें साम्यवाद, नहीं चाहिए हमें पूंजीवाद, हमें चाहिए राष्ट्रवाद। हमारी आर्थिक नीतियां हमारे राष्ट्र के अनुसार हो, जो हमारी सभ्यता संस्कृति को पोषित करें, हमारे युवाओं को रोजगार दें, हमारे पर्यावरण का संरक्षण करें। जी, तो ऐसा आह्वान करते हुए 1991 में दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने स्वदेशी जागरण मंच, एक ऐसा मंच बनाया जो सबके लिए ओपन था। कोई भी विचारक किसी विचारधारा से संबंध रखते हो, किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखते हो, सब आओ, देश के लिए एक होकर के काम करो, और देश की नीतियां, ऐसी आर्थिक नीतियों पर अपने सुझाव दो और उसके साथ जुड़ करके काम करो। तो ऐसा एक अद्भुत आंदोलन हुआ, जिसके बाद हमारे देश में एक अलग ही एक रौनक आई। जो हम विदेशी वस्तुओं को ला करके घर में बड़ा इतराते थे, ये इंपोर्टेड है, ये इंपोर्टेड है, बड़ा इकट्ठा कर दिखाते थे लोगों को, इंपोर्टेड है, वो इंपोर्टेड का आज क्रेज नहीं रहा। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा इंपोर्टेड कुछ नहीं, अपने देश को समृद्ध करना है, अपने युवाओं को रोजगार देना है, तो लोकल चीजें अपनाओ। सबसे पहले स्थानीय वस्तुएं,
चाहत से हम देसी, एकदम देसी मतलब लोकल, स्थानीय, और आवश्यकता से स्वदेशी, यदि वहां से नहीं पूर्ति होती है तो अपने देश के बाकी हिस्सों से। मैं रोकना चाहूंगा आपको कि आज मुझे लगता है कि हर जिले, हर गांव तक हम पहुंच चुके हैं स्वदेशी मंच के माध्यम से। स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से हम हर गांव गली तक पहुंच चुके हैं, हमारी भावनाएं पहुंच चुकी हैं, हमारे विचार पहुंच चुके हैं, हमारे कार्यकर्ता भी स्थान स्थान पर सब जगह हैं। सदस्य कितने हैं इस टाइम पर? कुछ सक्रिय सदस्य हमारे, ये मंच है वैसे तो खुला मंच है, मैंने बताया जी कि इसमें कोई सदस्यता नहीं होती है, मतलब फिर भी एक जो हर फिर भी कहोगे कि सक्रिय सदस्यों की बात करें तो लाखों सक्रिय सदस्य पूरे देश भर में होंगे जो सीधे सीधे स्वदेशी जागरण मंच से जुड़कर काम करते हैं। बाकी समविचारी लोगों की संख्या तो करोड़ों में है, करोड़ों में है, जो हमारे विचार को आगे बढ़ाती है, पोषित करती है और उसका समर्थन करती है। अगर हम मोटा मोटी देखें तो विचार यही है कि भी जो अपने घर में पैदा हुई, गांव में पैदा हुई या अपने क्षेत्र में पैदा हुई जो वस्तुएं या देश में पैदा हुई वस्तुएं हैं उनको हमें आगे बढ़ाना है, वही है, यही विचारधारा है हमारी जो मार्केट है। एक सर मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो अमेरिका की तरफ से एक टैरिफ का वो लग रहा है जी, पहली बात तो इसको थोड़ा सा क्लियर करो भी टैरिफ वो क्या चाह रहे हैं। दूसरा ये कि आज हमारा जो भारतीय कहूंगा कि जो हमारा रोजगार है वो डरा हुआ है थोड़ा सा, मुझे लगता है, क्योंकि जो अखबारों में पढ़ते हैं हम और जो न्यूज में देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें एक ऐसा डर सा बैठ रहा है कि भाई क्या हम इस मंच के माध्यम से या जैसे जो हमारा स्वदेशी का एक बीज है इसके माध्यम से उनका मुकाबला कर पाएंगे। देखिए जो अमेरिका देश है ना, ये इतना नालायक देश है जो हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता देता है, दूसरे की बात जायज हो नहीं सुनता, नाजायज हो तो अपनी नाजायज को भी ऊपर रखता है। अभी जो तेल की बात कंडीशन लगाई है कि रूस से तेल मत खरीदो, भाई हमसे ज्यादा तो रूस से चीन खरीदता है, खुद खरीदता है, यूरोपियन यूनियन खरीदता है, सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला देश है ये। तो ये जो रूस से तेल खुद खरीद रहे हैं, आपके समर्थक खरीद रहे हैं, भाई भारत के ऊपर क्यों? इसके पीछे दूसरा हेतु है उसका जी, वो डेयरी उद्योग को, अपने मत्स्य उद्योग को हमारे ऊपर हमारे ऊपर डालना चाह रहा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारे जो किसान हैं, हमारे जो मछुआरे हैं, उनका हित मेरे लिए प्राथमिकता का विषय है। मेरे आपसे दोस्ती कोई प्राथमिकता नहीं रखती, मेरी प्राथमिकता ये व्यक्तिगत नहीं है। मैं यदि अपने किसानों के हित की रक्षा नहीं करूंगा, मैं डेयरी उद्योग आपके लिए खोल दूंगा तो मेरे दो नुकसान होंगे। एक तो मेरे किसान चौपट हो जाएंगे जी, दूसरे अमेरिका के अंदर गायों को मांसाहार दिया जाता है, मांस खिलाया जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खानों की जो वेस्टेज है उसको सुखा करके गोलियां बना करके गायों को खिलाया जाता है और फिर उसका दूध हमारे लोग पिएंगे। तो हमारे लोग तो इसको स्वीकार नहीं कर सकते जी जी। तो ये ऐसा देशद्रोह, ऐसा द्रोह हमारे मोदी जी से कभी आप अपेक्षा कर ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वही अपने व्यापारियों को भी समझना चाहिए, ये हमारे सामने चुनौती है। इस चुनौती को हम यदि स्वीकार करेंगे तो हम आगे बढ़कर निकल करके आएंगे। अमेरिका तो कभी भी ऐसा करेगा ही करेगा। अमेरिका को तो जवाब देना आवश्यक था और कुछ दिन में देखना आप अमेरिका स्टेप बैक करेगा, वापस अपने इस टैरिफ के जो लगाया एक्स्ट्रा टैरिफ इसको वापस लेगा। वही उनकी जरूरत है, वहीं पर विरोध हो रहा है, अमेरिका में ही विरोध हो रहा है, अमेरिका के अंदर विरोध हो रहा है, उनके अंदर सामान वहां महंगे हो रहे हैं, उनको समस्या हो रही है जी जी। तो उनको भी तो सामान चाहिए। हमारे व्यापारियों के लिए डरने की कोई बात नहीं मेरे ख्याल से। देखिए मोदी जी जैसा सशक्त नेतृत्व, देशभक्त नेतृत्व जब सामने हो तो हमारे लिए बिल्कुल चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने बहुत सारे वैकल्पिक मार्केट खोजनी शुरू कर दिए हैं और अभी नहीं शुरू करी, बहुत पहले से जो इतने देशों में वो यात्रा करके आए हैं। कोई कहता है मोदी इज बॉस, कोई मोदी जी के पैर छूता है। तो ये सब व्यापार के हमारे रिलेशन इतने बन चुके हैं पूरे विश्व में। अभी थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन में हम बैठे थे कि हम सीधा अमेरिका को भेज रहे थे हमारे लोग। अब उनको लगेगा कि यार ये तो हम कुछ दिन के लिए असहजता होगी। बिल्कुल। और हमारी अपनी मार्केट इतनी बड़ी है, 60 करोड़ की मार्केट हमारी है, 60 करोड़, 140 करोड़ का देश है, उसमें से 60-65 करोड़ की हमारी
ऐसी मार्केट है जो बहुत ज्यादा खरीदती है, जिसको हम मध्यम श्रेणी का कंज्यूमर कहते हैं। जी जी जी। वो हमारे पास इतनी बड़ी है, अपनी डोमेस्टिक मार्केट हमारी। हम एक्सपोर्ट पर हमारा ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चलती, हमारी डोमेस्टिक मार्केट से ज्यादा अर्थव्यवस्था चलती है। एक बात और बता दूं जी, अमेरिका ने जितना हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं उसमें से 40% चीजों पर तो टैरिफ लगाया ही नहीं है, जीरो टैरिफ है या 6-7% है जी। ये जो 50% टैरिफ है ये लगभग 60% चीजों पर लगाया उसने। अच्छा अच्छा। उसमें मेडिसिन वगैरह वो सब अभी भी वैसी की वैसी है जैसे पहले। तो इसमें कुछ चीजों की चुनौतियां हैं, इसको स्वीकार करेंगे। हमने कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है उसकी चुनौती को स्वीकार किया, तो आज कंप्यूटर में हम विश्व में बादशाह हैं। यदि हमने क्रायोजेनिक इंजन की चुनौती को स्वीकार किया तो हम सैटेलाइट बनाने के मामले में क्रायोजेनिक इंजन हमने अपना बनाया, हम विश्व में लीडर हैं आज। ये तो है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जब से ये सरकार के द्वारा चीजें लॉन्च की गई, कहीं ना कुछ तो वृद्धि हुई है और लोगों के मन में एक देश के प्रति भाव भी जगा है। तो निश्चित रूप से इस जो ये कह सकते हैं थोड़ा सा कुछ समय का संकट समझ लें कि इससे भी हमें जूझना पड़ेगा और इससे भी हम निकल लाएंगे। शास्त्री जी 20 मई 2020 को जब कोरोना चल रहा था जी, उस समय मोदी जी ने 20,000 करोड़ का एक पैकेज दिया जो हमारे कोरोना से रिलेटेड जो चीजें हैं उन पर रिसर्च वर्क बढ़ा जी। तो उसके माध्यम से हमने देखा कि हमने तो कुछ ही दिन में सारी चुनौतियों से पार कर लिया। हमारे पास पीपीई किट नहीं थे, मास्क नहीं थे, हमारे पास हैंड ग्लव्स नहीं थे जी जी। अरे वो तो कुछ ही महीनों में, कुछ ही 1-1.5 महीने में सारी चीजें हमारे देश के उत्पादकों ने पैदा कर दी जी जी। हमारे यहाँ वेंटिलेटर नहीं थे, वेंटिलेटर पैदा कर दिए बिल्कुल। और हमने 2-2 वैक्सीन दे दी, और सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारे 140 करोड़ों को हमने 2-2 वैक्सीन लगाई, यानी 280 करोड़ वैक्सीन हमारे देश के लोगों को लग गई और विश्व को दी हमने। कई देशों को बचाया, देशों को दी। मैक्सिको के अखबारों में छप रहा था कि हनुमान जी कभी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, वही हनुमान जी हमें आज बचा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसे दृश्य उपस्थित हुए हैं। तो ये चुनौती है और ये चुनौती में हमें मजा आता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय जब हमने पोखरण विस्फोट किया तब अमेरिका ने हमारे पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए, प्रतिबंध लगाए, हमने उनको उस चुनौती को पार किया। अमेरिका ने खुद ही बिना कहे अपने आप सारे प्रतिबंध हटाए। आज वही होने वाला है, इसलिए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। बात यह है कि प्रतिबंध लगाओ, अब कोई माने तब तो प्रतिबंध है, हम मानते नहीं, में लगाए जाओ नहीं भाई। आप अपने कंज्यूमर के लिए कीमत बढ़ा रहे हो ना। हमारी तो 100 रुपए की चीज 100 रुपए में जा रही है, उसको 150 में मिल रही है आपके कंज्यूमर को। आप अपने देश के नागरिकों के साथ कर रहे हो जो भी कर रहे हो, हमारे साथ नहीं कर रहे हो। तो मित्रों, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि भाई साहब ने एक विशेषज्ञ के नाते, क्योंकि ये एक शंका बहुत दिनों से बनी हुई है सभी के मन में, बहुत अच्छी तरह से इस चीज को समझाया। और मैं अंत में कहना यही चाहूंगा कि किसी भी तरह का भय या पैनिक फैलाने की आवश्यकता नहीं है। ये चीजें व्यापारिक उसमें चलती रहती हैं और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम जल्दी ही इससे पार पा लेंगे। और अंत में सर यही कहूंगा कि सभी देशवासियों के लिए और सभी अपने मित्रों के लिए कि हौसला तुम जो रखोगे रास्ते मिल ही जाएंगे, तुम्हारे मुस्कुराने से नजारे मुस्कुराएंगे। यही हिम्मत है जो इंसान को इंसान बनाती है, बढ़ेंगे जो कदम आखिर वो मंजिल पा ही जाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सहजता से आज अपना समय उपलब्ध कराया। और अंत में कोई संदेश देना चाहे तो वो दे दीजिए। संदेश है, कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, यह घोषित परिणाम है। वाह, बहुत अच्छा। तो मित्रों, मिलते हैं फिर किसी अन्य शख्सियत के साथ। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।